नमस्कार, राधे राधे सभी को। 31 जनवरी का जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, तो क्या है भाई, आज 31 जनवरी, तो करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। आज आप जो भी काम करेंगे वही आपका कल बनेगा। वो बोलते हैं ना कि आज जो आप करोगे, आपका जो वर्तमान है वही आपका भविष्य निर्धारित करता है। सुना होगा ये डायलॉग तो, कि जो आप अभी जो वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वो आपका भविष्य निर्धारित कर देगा। तो आप जो आज कर रहे हैं, आप सोच के करें भाई कि हमको हमारा भविष्य चाहिए कैसा। अगर आपको भविष्य, आपको जैसा भविष्य चाहिए, आपको वैसे काम आज वर्तमान में करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आपका भविष्य आपके अनुसार चलेगा, ठीक है। वैसे तो अपने अनुसार तो कुछ ऐसा चलता नहीं है, पर कर्म अपने अनुसार है, ठीक है। आप कर्म आपके अनुसार कर सकते हैं। और कर्म के एक गीता जी में एक मैं सुन रही थी, तो उसमें एक कृष्ण जी और अर्जुन जी का जो वार्तालाप होता है, उसमें कृष्ण भगवान जो बोलते हैं कि अगर आपने कर्म बिल्कुल निष्काम भाव से किया है, निस्वार्थ भाव से किया है और कर्म के प्रति पूरे समर्पित रहे हैं, तो ऐसी कोई सी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें आपको फल आपका पूरा पूर्णता 100% ना मिले। ये मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, ठीक है। तो कि 100% आपको ना मिले, तो वही है कि बस कर्म आपके हाथ में है, ठीक है। तो अगर हमें हार मिल रही है या कोई ऐसी चीज है, तो ये समझ लीजिए कि हमने कहीं ना कहीं चूक की है अपने कर्म में, ठीक है। तो बस वही है, अपना कर्म आपके साथ है, 100% दीजिए अपने कर्म को। आपका लक्ष्य एक बिल्कुल मछली की आंख की तरह आपको दिखना चाहिए। अर्जुन ने जब निशाना लगाया था तो उनको मछली नहीं दिख रही थी, सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। वैसे ही आपको अपना अगर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य दिखेगा तो कर्म भी आपके उसके अनुसार होगा और आपकी सफलता भी आपके अनुसार ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो नहीं, मैंने क्या आपको वो दिया था, अभी मैंने बोला था आपको कि जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी अंग हैं, हमने 2 अंग तो पढ़ लिए थे। कौन सी जो सभा थी वो पढ़ ली थी हमने, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उसको पढ़ लिया था। अब किसकी हमने जो सुरक्षा परिषद है उसको भी पढ़ लिया था। अब जो बारी है, कुछ जो बने बचे हैं उसको और पढ़ लेते हैं। किसी ने कमेंट नहीं किया, मतलब इसका मतलब है किसी ने नहीं पढ़ा। जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले और जिसको नहीं पढ़ना है उसकी इच्छा। चलिए, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो क्या है भाई, उसका जो तीसरा अंग था, यूनाइटेड नेशन जो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके 6 अंग बताए थे। तो उसमें जो 2 अंग हमने पढ़ लिए हैं, महासभा पढ़ ली है उसकी, और सुरक्षा परिषद पढ़ ली है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। 2 सेकंड रुकिएगा, आवाज, हेलो, चलिए, ठीक है। तो क्या है भाई, क्या पढ़ रहे हैं, अब तीसरा अंग कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चलिए, इसका देखते हैं, इसकी स्थापना कहाँ है भाई, इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी, ठीक है। सदस्य कितने हैं, 54। इसके सदस्य कितने हैं, 54, ठीक है। सदस्यों की संख्या, एक बात ध्यान दीजिए आप, सदस्यों की संख्या और अध्यक्ष, ये 2 ऐसी चीज हैं, ये कभी फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई मतलब उस दिन तो आपने इतने पढ़ाए थे, इतने हो गए। तो सदस्य और अध्यक्ष जो है वो बदलते रहते हैं, सदस्य बढ़ते रहते हैं, कभी कोई कम भी हो जाता है, ठीक है, हट जाता है। और कभी अध्यक्ष तो बदलते ही रहते हैं, उनकी अवधि होती है, ठीक है। तो अभी जो सीटों का जो, अब देखिए इसका क्या है, सीटों का जो आवंटन है वो क्या है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होता है। ये जो सदस्य होते हैं और उनको जो सीटें मिलती हैं वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इनको दी जाती हैं। इस परिषद में, किस परिषद में बात चल रही है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किसकी बात चल रही है, आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है उसके बारे में बात चल रही है। कार्यकाल क्या होता है भाई, इसका कार्यकाल जो होगा, प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष होगा। प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष होगा, 3 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। पद मुक्ति भाई, पद मुक्ति कब होगी, 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं। 1/3 सदस्य जो है इसके पद मुक्त हो जाते हैं, फिर दूसरे नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। 6 अंग है, 6 अंगों में से एक का जो
हम पढ़ रहे हैं। ये अंग का क्या कार्य है, जो 6 अंग है अपने अपने फील्ड के काम करते हैं, ठीक है, अपने अपने फील्ड के काम करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप कृपया ध्यान से पढ़ें। चलिए, तो इसका जो अध्यक्ष है, उनके अध्यक्ष का नाम क्या है भाई, पाउला नरवाज। क्या नाम है, पाउला नरवाज जो है उनका जो कार्यकाल जो अध्यक्ष का रहता है इसमें 1 साल का होता है, ठीक है। अभी जो तत्काल में अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, पाउला नरवाज, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं भाई। 54 सदस्य चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो 54 सदस्य हैं चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ये जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है, फिर उनका जो 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सदस्यों का सदस्य चुने जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र आप समझते हैं, क्षेत्रफल के आधार से उसको सदस्य को चुना जाता है, ठीक है। चलिए, तो प्रमुख कार्य क्या है भाई, ये माइक बड़ा दिक्कत देता है जी। प्रमुख कार्य क्या है इसके, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना है। देखिए क्या है इसका प्रमुख कार्य क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक जो सहयोग है उसके विकास के कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तो जो भी आर्थिक रूप से कोई काम सहायता प्रदान की जा रही है कहीं पे, या फिर सामाजिक रूप से कोई काम हो रहा है, पर्यावरण के आधार पर कोई काम हो रहा है, उसके अच्छे वातावरण के लिए कोई काम हो रहा है, समाज को सुधारने वाला कोई काम हो रहा है, पैसे की आवश्यकता है कहीं उसको वहां पे प्रदान करना है, ऐसे कोई काम हो रहे हैं, तो वो कौन सा परिषद करता है, यूनाइटेड नेशन का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। चलिए नोट भाई, इसको स्पेशल पढ़ना है। किसी विशेष देश के विषय पर विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है तो उस देश की प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता। देखिए कहने का मतलब, जब इस परिषद की बैठक चलती है या इस पर कोई वार्तालाप होता है किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, तो जिस देश का मुद्दा चल रहा है उस को अपना मत देने का, सॉरी, विचार सामने रखने का तो अधिकार होता है, पर उसमें चुनाव नहीं कर सकता, मतलब उसमें अपना मत नहीं रख सकता, और देश उस मामले में मत रखेंगे। जैसे मान लीजिए भारत का कोई मामला है, मान लीजिए जनसंख्या से संबंधित कोई मामला है, दिक्कत हो रही है, वहां ले गए हम, वहां पर यूनाइटेड नेशन पे हमने अपनी ये बात रखी है, तो आपको उसमें मत देने का कोई अधिकार नहीं है। आप भारत जो है वो उसमें मत नहीं दे सकता, भले वही मामला है, वहीं का मामला है, पर मत नहीं दे सकता, सिर्फ विचार रख सकता है। दूसरे देश जो है उस मामले पर मत देंगे, ठीक है। ये इसका इसका एक ये पॉइंट है। देखिए ये जो परिषद है, तो इसको हम यूनाइटेड नेशन का क्या बोलते हैं, हार्ट, द हार्ट ऑफ द यूएन सिस्टम, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, हार्ट बोला जाता है। इसका मतलब जो संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है उसको हार्ट बोला जाता है, किसका, यानी हृदय बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। इसको विशेष याद रखिए। विश्व की लघु संसद हम किसको बोलते हैं, महासभा को बोलते हैं, इसको हमने हार्ट बोल दिया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो हृदय है वो किसको बोलते हैं भाई, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को। चलिए इसका उद्देश्य क्या है, हमें सतत और टिकाऊ विकास करना है। इसका जो उद्देश्य है वो सतत एवं टिकाऊ विकास करना है, और टिकाऊ विकास करना है तो उसके लिए कौन कौन से विकास करने होंगे, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको सतत विकास की ओर बढ़ना है, टिकाऊ जो विकास है, जो बना रहे विकास, अगर आपको ऐसा विकास करना है तो तो जो हम विकास कर रहे हैं सामाजिक रूप से भी विकास होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी विकास होना चाहिए, और जो पर्यावरण के रूप में जो विकास होता है वो भी विकास होना चाहिए। अगर इन तीनों का विकास रुका तो कहीं ना कहीं हमारा जो सतत विकास है, मतलब लगातार जो चलने वाला विकास है, टिकाऊ जो विकास है, वो रुक जाएगा, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है कि इन तीनों को, इस विकास को वो आगे ले जाए और आगे और अच्छा करता रहे। चलिए अगला क्या है भाई, हमने क्या अभी 3 पढ़ लिए, महासभा का पढ़ ली, सुरक्षा परिषद पढ़ लिया, अभी हम लास्ट अभी क्या पढ़ के आए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब जो अगला अंग है, अगला अंग क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है अब इसका अगला अंग है।
देखिए, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई? 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946, ठीक है। सभी अभी जो पढ़ रहे थे वो 45-45 था। इसकी आवश्यकता उसको शायद थोड़ी देर बाद समझ में आई होगी। तो 45 में तो उन सब की स्थापना हो गई थी यूनाइटेड नेशन के साथ ही, पर इसकी आवश्यकता थोड़ी बाद में समझ में आई होगी कि भाई एक न्यायालय की भी आवश्यकता है। तो 46 में उन्होंने भाई न्यायालय की स्थापना कर दी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? हैग, नीदरलैंड। कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है भाई? जॉन ई डो नार्यू। कौन है भाई? जॉन ई डॉन नार्ग्यू। ये जो अध्यक्ष हैं सिर्फ एक बार पढ़ने हैं, ठीक है, कहीं बाई चांस आ जाए, ठीक है, कहीं बाई चांस आ जाए तो हम थोड़ा सा लगा सकें। पर ये अध्यक्ष और जो है ना, कभी कभी अध्यक्ष और सदस्य बदलते रहते हैं, तो इस पर आप वो नहीं है कि मतलब भाई इतने थे और ऐसा था, मैंने आपको पहले बता ही दिया है, तो इतना जोर नहीं देना है, बस एक बार नॉर्मल थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, इसके मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। भाई जितने भी अगर मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश हैं, उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 9 वर्ष का रहेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत। चलिए, यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। महासभा के द्वारा जो है 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इसको स्पेशल याद रखना कि 15 न्यायाधीश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम करते हैं, यानी उनकी नियुक्ति की जाती है 15 न्यायालयों की, सॉरी न्यायाधीशों की। एक ही राष्ट्र के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, एक ही राष्ट्र के या एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, ठीक है। 2 न्यायाधीशों को एक ही देश से नहीं लिया जा सकता, ठीक है। चलिए, भाषा क्या है भाई इनकी? फ्रेंच और अंग्रेजी। जो है अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है और फ्रेंच का उपयोग किया जाता है। इसका जो निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं है। देखिए, ये सबसे बड़ा आश्चर्यचकित होने वाला एक पॉइंट है कि भाई इसका जो न्यायालय जो है भाई उसका तो जो हर निर्णय बाध्यकारी होना चाहिए, पर इसमें है भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात चल रही है और इसमें बाध्यकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा हो कि सुरक्षा परिषद को पूरा ही सब कुछ सौंप रखा है। जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये जो 5 सदस्य हैं उनको सब कुछ दे दिया। मतलब अगर वो नहीं बोलेंगे तब तक किसी चीज में हामी नहीं होनी है। तो मतलब और देश जो है किसी की दुश्मनी है वहां तो वो अड़ंगा अड़ा ही देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है। तो न्यायालय का जो निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। चलिए, क्या है भाई, अब क्या है देखिए, अब भारतीय जो न्यायाधीश जो रह चुके हैं, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें भारतीय न्यायाधीश जो रह चुके हैं उनकी बात चल रही है। कौन कौन से, इसको स्पेशल याद रखें। क्या है भाई? पहले क्या है? नागेंद्र सिंह। सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत ये न्यायाधीश रहे हैं, उनका सबसे पहले भारत के कौन है? नागेंद्र सिंह। और दूसरे कौन है भारत के? बी.एन. राव। क्या नाम है? बी.एन. राव। और फिर तीसरे कौन है? आर.एस. पाठक, आर.एस. पाठक। और अभी तत्काल में भी जो है उनका नाम क्या है? दलबीर भंडारी। कौन है? दलबीर भंडारी। 15 न्यायाधीशों का जो समूह होता है उसमें दलबीर भंडारी जो है अभी तत्काल में भी न्यायाधीश हैं, ठीक है। तत्काल में भी अभी ये कार्य करेंगे, कार्य अपनी सेवा जो है वो अभी दे रहे हैं। क्या नाम है उनका? दलबीर भंडारी, ठीक है, दलबीर भंडारी। इनको स्पेशल याद रखें क्योंकि ये तत्काल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी 2 राष्ट्रों के बीच का विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने आता है तो संबंधित देश के प्रतिनिधि को सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश का कोई मामला है, ठीक है, इसमें आ रहा है, तो उस देश को इतनी छूट दी जाती है कि अपना खुद का न्यायाधीश सामने या वकील मान लीजिए एक, मतलब उसकी तरफ से वो बोलेगा तो वो नियुक्त करने का अपना अधिकार है। जैसे मान लो भारत की कोई बात है तो वहां से कोई एक अपना न्यायाधीश जो है वो नियुक्त करने का खुद के देश को एक अधिकार होता है कि हमारा मामला वहां पर ले जाके वहां पर बातचीत करेगा कौन? हमारे देश का कोई न्यायाधीश, ये अधिकार है। चलिए अगला क्या है भाई, क्या लिखा है? न्यायालय का निर्णय अंतिम किंतु सर्वमान्य नहीं है। बताया मैंने, अंतिम तो होगा पर वो सर्वमान्य नहीं होगा, कोई जरूर नहीं कि वो सभी माने, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बोलवाला यहाँ पर सुरक्षा परिषद का है, ठीक है। चलिए मतलब यानी वो 5 देशों का। अपील नहीं हो सकती, कुछ मामलों में पुनर्विचार कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते भाई न्यायालय में, और आपको पुनर्विचार के लिए कुछ के लिए पुनर्विचार का भी प्रावधान है। चलिए, सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को लागू करवाने
में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी हैं। देख लीजिए पूरी बात आ गई है, एक बार वो पढ़ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो। फिर मैं आपको बताती हूँ, सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी हैं। न्यायालय के निर्णय ही बाध्यकारी नहीं है तो भाई कैसे काम चलेगा। तो सुरक्षा परिषद तो हमने देख लिया, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इसके जो निर्णय होंगे, इसकी जो नीतियां होंगी वो बाध्यकारी होंगी। तो सुरक्षा परिषद उसको हेल्प करती है, मतलब कोई सलाह देती है या महत्वपूर्ण कार्य जो है न्यायालय के वो कराती है, क्योंकि इसका तो कोई मान्य है नहीं, तो सुरक्षा परिषद का पूरा बोलबाला है। ठीक है, चलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। चलिए अब देखिए, अब क्या है भाई, देखो हमने 6 ये और पढ़ लेते हैं। अब अगला अंग कौन सा आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, कौन सा नाम है भाई, क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। क्या है, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। आपको ये ऐसा इसलिए दिख रहा हो कि ये जो मेरे हैंडमेड मेरे खुद के बनाए हुए ये नोट है, तो क्या है ये किसी उससे हो गया होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी कल से सही हो जाएगा। हालांकि दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, नहीं नहीं आ रही, ठीक है, दिख रहा है सभी को। चलिए, तो क्या है संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। अब जो है संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद जो है वो हम अंग पढ़ेंगे। इसकी स्थापना देख लेते हैं, 1945 में ही इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई, 1945 में। बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यायालय की स्थापना एक साल बाद हुई, बाकी सब 1945 में ही सभी अंग एक साथ बन गए थे। चलिए 1999 में इसका सॉरी मुख्यालय रह गया। ठीक है, इसकी स्थापना 45 में हो गई और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। चलिए, तो 1999 में निष्क्रिय संगठन देख लीजिए, ये तो आप ध्यान रख लेना कि भाई ये जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो न्यास जो परिषद है वो निरस्त हो चुका है। निरस्त यानी मतलब उसका कोई कार्य नहीं बचा है। ठीक है, इसका कोई कार्य नहीं बचा है। कब से ये निरस्त हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, 1999 में ये जो परिषद है उसका कोई कार्य नहीं बचा है, निष्क्रिय हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो इसका उद्देश्य जब था, जब ये क्या काम करता था वो भी देख लेते हैं। उन देशों को सुरक्षा एवं प्रशासन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करना जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, अब तो इसका काम खत्म हो ही गया होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश स्वतंत्र नहीं हो पाए थे उनका मतलब सब व्यवस्था करना, प्रशासन देखना, सुव्यवस्था, सब चीज सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही वो चीज देखना, तो कहीं ना कहीं 1999 में शायद ऐसे देश बचे ही नहीं होंगे, तो इसका काम भी खत्म हो गया। तो चलिए, ये हो गए हमारे 5। अब जो छठवा जो है वो जो क्या है, सचिवालय। आपने पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय, उसमें तो मैंने आपको बता दिया उसका कोई ऐसा काम नहीं, सारे सचिव जो हैं एक साथ मीटिंग करते होंगे या सचिवों का वो ऐसा, बाकी उसका कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक है, सचिवों का जो आप नाम से समझ रहे हो सचिवालय, सचिवालय यानी सचिव का एक आश्रय, यानी मतलब आलय, यानी मतलब वहां पर बैठते होंगे, वहां बैठक होती होगी, तो बस उसका एक ऐसा काम है, बाकी कोई ऐसे स्पेशल काम नहीं है। तो हमने यूनाइटेड नेशन के 6 अंग पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मैंने आपको कल पढ़ाई दिया था, उसके 6 अंग होते हैं। 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और जो है उसके 6 अंग हमने पढ़ लिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा, सुरक्षा परिषद, और अभी हमने आज पढ़ लिया संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर हमने सेकंड पढ़ लिया संयुक्त राष्ट्र का जो हमारी जो न्यायालय है वो पढ़ लिया, न्यास पढ़ लिया, जो अभी लास्ट में ये निरस्त हो गया। सचिवालय मैंने बता ही दिया। अब जो है आप सभी ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसी से संबंधित जो संगठन है, इसी से संबंधित जो संगठन चलते हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी जो है कल किसके बारे में पढ़ के आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाले संगठन। अभी कंफ्यूज ना हुए, ये जो है उसके अभिन्न अंग हैं, इनके बिना यूनाइटेड नेशन काम कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये तो अभिन्न अंग हैं, ये अंग थे। अब हम जो पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाले संगठन, तो संगठनों की पहली कड़ी में जो है आपको पढ़ के आना है क्या, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या पढ़ के आना है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो आपको पढ़ के आना है, IMF। ठीक है, उसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसको आपको पढ़ के आना है, जो आपको मैं कल बताऊंगी। चलिए आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी करंट अफेयर ही मान लीजिए। ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चन उठ के कोई भी चीज, संयुक्त राष्ट्र आ गया, आपको पता ही नहीं है क्या है संयुक्त राष्ट्र, संगठनों के बारे में बार बार अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष कितनी बार आता है, तो हमको पता तो होना चाहिए है क्या।
तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाचार पत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 29 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी। बताइए इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर है वो है 29 जनवरी। क्या है इसका आंसर? 29 जनवरी। 29 जनवरी 1780 में जो है वो भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। कौन सा? बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। क्या नाम है भाई? बंगाल गजट। बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। तो भारतीय समाचार दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि उसकी याद में कि उसका जो एक आपने देखा हो समाचार से तो भाई कितनी क्रांति होती है, टीवी से होती है, रेडियो से होती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई आगे कोई भी चीज चला देते हैं या उसमें ऐड दे देते हैं तो बहुत लोग पढ़ते हैं और उससे प्रोत्साहित होते हैं, जागरूकता बढ़ती है। तो इस चीज को समाचार की जो भूमिका है उसको याद करने के लिए हम 1780 मतलब हमारा बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र है वो प्रकाशित हुआ था, उसी दिन हम क्या मनाने लगे हैं? भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं 29 जनवरी को, उसका एक भूमिका को दर्शाने के लिए। ठीक है। और इसका जो प्रकाशन किया था किसने किया था? जेम्स हिक्की। क्या नाम है? जेम्स हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, ये अंग्रेजी का एक समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, यूएसए, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। इसका जो आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, यूक्रेन यूक्रेन और रूस तो सभी को पता ही होगा। यूक्रेन और रूस का जो मैंने एक दिन पूछा भी था वही क्या लड़ाई है, 2022 से फरवरी 2022 से इनके बीच में संघर्ष जारी है, यूक्रेन और रूस के बीच। और ये संघर्ष आप लोगों ने कुछ लोगों ने आंसर भी दिए, साधना रघुवंशी आई थिंक करके कुछ है, उन्होंने आंसर दिया, एक दो और शायद नीतीश भैया, एक नंदिनी जी, ये जो रेगुलर आंसर देते हैं उन लोगों की मैं नाम बोल रही हूँ, ये लोग उन्होंने आंसर दिया था। देखिए उन्होंने बताया था और मैंने आपसे पूछा भी था कि जो यूक्रेन और रूस का है वो संघर्ष काफी दिनों से चल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वैश्विक शांति के लिए यूक्रेन पर वैश्विक शांति के लिए शिखर सम्मेलन किया जा रहा है, उसकी मेजबानी जो है वो कौन करेगा? वो स्विट्जरलैंड करेगा। ठीक है, कौन करेगा? स्विट्जरलैंड। किसकी शांति के लिए भाई? यूक्रेन की शांति के लिए। रूस और जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होने का इसका एक संबंध है। ठीक है, और रूस उससे मतलब नहीं चाहता कि यूक्रेन उसमें शामिल हो, और इसलिए संघर्ष काफी दिनों से 2022 में बोल रही हूँ ना, फरवरी 2022 से इनके बीच में संघर्ष जारी है। और मतलब यूक्रेन को इतनी हानि हो चुकी है, सारे बंदरगाह नष्ट हो चुके हैं, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, उसकी बहुत हानि हो रही है, आर्थिक रूप से भी बहुत हानि, हर तरफ से हानि है। तो कहीं ना कहीं शांति के लिए वो गुहार कर रहा है यूक्रेन, और स्विट्जरलैंड उसकी मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन किया जाएगा और शांति की बहाल किया जाएगा, उसमें शांति का वो दिया जाएगा कि भाई शांति होनी चाहिए। ठीक है, शांति होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, ये जानना भी देख लीजिए, वोलोडिमिर जेलेंस्की। आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, पुतिन जो रूस के जो हैं, ठीक है, पुतिन, और जो हमारे यूक्रेन के क्या नाम है भाई उनका? वोलोडिमिर जेलेंस्की। वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है इनके राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमित शाह, रंजन गोगोई, रतन टाटा, रघु राम राजन। इसके जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि असम राज्य जो है उसका सम्मान सर्वोच्च सम्मान जो है उसका नाम क्या है? असम वैभव। सर्वोच्च सम्मान जो है असम राज्य का उसका नाम क्या है? असम वैभव। वो किसको मिलेगा? ठीक है, किससे सम्मानित किया जाएगा? उसका जो आंसर है वो है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान जो पुरस्कार है असम वैभव, उससे सम्मानित किया जाएगा। किसको? रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई कौन थे भाई? ये पूर्व चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ये कौन है भाई? ये रंजन गोगोई जो है पूर्व जस्टिस थे, पूर्व चीफ जस्टिस थे। इन्होंने जो है वो 2019 में जब राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा था, वो 5 जो थे, साथ में ग्रुप था चीफ जस्टिस का, उसमें से एक थे रंजन गोगोई। उन्होंने राम मंदिर का जो है वो मुद्दा सॉल्व कराया। ठीक है, तो इसलिए और ये जो राज्यसभा में सांसद भी हैं, ठीक है, राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं और ये चीफ जस्टिस भी हैं, इसीलिए इनको असम राज्य का असम वैभव सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, सम्मान पुरस्कार इनको दिया जा रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे? ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोच्चि, वाराणसी, चेन्नई, लखनऊ। बताइए इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ की जो अधिक, 4,000 करोड़ से अधिक जो परियोजना है वो लागू की हैं। 4,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर, इसके ऑप्शन जो है आपके सामने है, और इसका जो आंसर है वो कोच्चि। कोच्चि क्या है भाई, कोच्चि में जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, केरल में। ठीक है, कोच्चि यानी मतलब केरल में, केरल के कोच्चि में 4,000 से अधिक की जो परियोजना है वो लागू करेंगे या उद्घाटन करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। और ये जो परियोजना है, ये आधारभूत ढांचे की परियोजना है, मतलब बंदरगाहों से संबंधित, जल मार्ग की मरम्मत से संबंधित, बंदरगाहों की मरम्मत से संबंधित, शिपिंग यानी मतलब माल को तैयार करना, उनको पैक मैक करना, इधर से उधर भेजना, वो शिपिंग कहलाता है। उसकी जो परियोजना है उससे संबंधित कोई परियोजना है 4,000 से अधिक, वो कहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एप्पल किस वर्ष के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2005, 2007, 2010, 2015। बताइए इसका आंसर। हाँ, इसका जो आंसर है वो है 2010। क्या है इसका आंसर? 2010। क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में एप्पल, एप्पल के बारे में तो बच्चा बच्चा भी जानता है, एप्पल जो कंपनी है जो स्मार्टफोन की, वो किस वर्ष में पहली बार सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन की निर्माता बन गई है? मतलब सैमसंग की बात चल रही है, सैमसंग को पछाड़कर जो है एप्पल, वो किस वर्ष में सैमसंग को पछाड़ दिया और बहुत सारी बिक्री हुई है? मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए 2010 में ऐसा हुआ था। ठीक है, 2010 से मतलब 13 साल बाद, मतलब 23 में, मतलब 2010 में ऐसा हुआ था, और अब जो हो रहा है 10-13 साल बाद 2023 में ऐसा हुआ है कि सैमसंग को पछाड़ के, सैमसंग तो पछड़ ही गया था, ठीक है, अब एप्पल ही एप्पल हो रहा है। ठीक है, 2023 में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है वो एप्पल की हुई है। किसकी हुई है? एप्पल की हुई है। 2010 में ऐसा हुआ था, अब जो हुआ है 2023 में ऐसा हुआ है, 13 साल बाद। ठीक है, 13 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि सैमसंग को पछाड़कर जो एप्पल कंपनी है उसकी भयंकर बिक्री हुई है, यूनिट्स की बिक्री हुई है। चलिए सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू, उपयोग सभी। इनका इसमें से जो आंसर है वो है नई दिल्ली। इसका क्या आंसर है? नई दिल्ली। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? शांति के लिए। विषय क्या है भाई? शांति। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, एशियाई बौद्ध सम्मेलन जो है वो, इसमें 12वीं महासभा का आयोजन, एशियाई बौद्ध सम्मेलन, और ये 12वीं महासभा जो है, 12वीं महासभा वो कहाँ पर आयोजित हो रही है? वो हो रही है नई दिल्ली। कहाँ पर हो रही है? नई दिल्ली। और इसको जो आयोजित करने वाले हैं उनका नाम, हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, जगदीप धनखड़। क्या नाम है? सभी सभी लोग जानते होंगे, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो आयोजित कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ठीक है, वो आयोजित कर रहे हैं नई दिल्ली में। कौन सा भाई? क्या है? एशियाई बौद्ध सम्मेलन, जो 12वीं महासभा है वो शांति के लिए, सॉरी, ये क्या है भाई? शांति के लिए हो रहा है। ये उन्होंने ऐसा कहा है कि बौद्ध जी जो हैं उनके इस सम्मेलन से क्या होगा? शांति, करुणा, अहिंसा, ऐसे जैसे पाठ सिखाए जाएंगे, और इससे इसका प्रशासन होगा। ठीक है, प्रशासन होगा। इसमें क्या होगा कि अगर जैसे ये वाली चीज होती है, अगर बौद्ध की कोई भी अहिंसा, शांति, ये सब स्थापित करना है, तो ये महासभा, 12वीं जो महासभा है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन जो होगा, इसमें ये प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी सेकंड बात ये है कि एशियाई जो देश हैं, बौद्ध धर्म हमारे भारत से निकला हुआ है, तो ये बौद्ध धर्म ने एशियाई, जो एशिया के जितने भी देश हैं, कितने देशों को साथ में मिलाया है, उसका भी एक द्योतक है कि हम ये सम्मेलन कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये कौन सा महासभा है? ये 12वीं महासभा है, और अभी जो 12वीं महासभा हो रही है वो कहाँ हो रही है? नई दिल्ली में स्थापित हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सू रेड, फर्न, मारिया एबॉट, सारा वार्टलेट, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा जा रहा है कि
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो काउंसिल है, क्या पूछा गया है, देखो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके द्वारा जो है महिला एक एम्पायर कौन बनी है, इसका सीधा सा सिंपल इसका ये पूछा गया है और ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है सू रेट फर्न, इनका नाम क्या है, सू रेट फर्न। ये कहाँ की है, इंग्लैंड की, कहाँ की है, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की ये एम्पायर है। ये पहली भारतीय सॉरी पहली महिला एम्पायर बनी है, ठीक है, पहली महिला एम्पायर बनी है जो कहाँ की है, इंग्लैंड की। और अभी जो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होने वाला है उसमें ये अपनी भूमिका निभाएंगी, और T20 जो मैच होते हैं उसमें भी ये अपनी भूमिका निभाएंगी। इनका नाम क्या है भाई, सूरेट फर्न। ये कहाँ की है, इंग्लैंड की, और ये महिला एम्पायर बनेंगी, ठीक है। इन्होंने किसने ये कौन निर्धारित करता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी इसका फुल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। बताइए इसका आंसर। पूछा क्या जा रहा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है, सभी को पता है, राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट, स्मारक जो है डाक टिकट जो है उसकी सीरीज किसने लॉन्च की है, वो की है हमारी प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने। कौन है भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने ये डाक टिकट जो सीरीज है वो लॉन्च की है। ये क्या है, हमारी जो राम जन्मभूमि है उसका सार बताएंगी। ये जो 6 अलग अलग डिजाइन के जो टिकट्स हैं उसमें राम मंदिर की जितनी भी सार है, राम मंदिर का जितना प्रसारण है, विस्तार है, सार है, पूरा बताया जाएगा, ठीक है। और दुनिया भर की एक बुक भी लॉन्च की है, दुनिया भर के जितने भी ऐसे टिकट हैं उनकी एक बुक भी लॉन्च हुई है। वो किसने की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आई नॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, अगला है चंबल फर्टिलाइज एंड केमिकल लिमिटेड, चौथा तीसरा ऑप्शन है दीपक फर्टिलाइजर, और चौथा है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। बताइए इसका आंसर क्या है। पूछा क्या जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट, किसको भाई, इसको स्पेशल याद रखना है, ग्रीन अमोनिया जो प्लांट है वो महाराष्ट्र सरकार के साथ किसने समझौता किया है, ये आपको बताना है। इसका क्या आंसर है, आई नॉक्स एयर प्रोडक्ट। क्या है, आई नॉक्स एयर प्रोडक्ट जो है वो महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता एक उन्हें हस्ताक्षर किए हैं। वो भी किस चीज पे, उनका क्या प्लान बना है, उनका ये प्लान है कि एक ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करना है, महाराष्ट्र सरकार और आई नॉक एयर प्रोडक्ट्स। ये है क्या, भारत की ये एक कंपनी है, भारत की एक कंपनी है आईनॉक। आईनॉक जो है औद्योगिक से संबंधित, औद्योगिक जितने भी उद्योग हैं उससे संबंधित, और जितने भी मतलब औद्योग में जितनी भी गैसों का अग्रणीय जो गैसें बनाई जाती हैं वो इसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इनका नाम क्या है भाई, आईनॉक्स है ना, इसको स्पेशल याद रखें, आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। ये महाराष्ट्र सरकार और इसका एक संधि है जिसमें ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। अमोनिया जो है NH3, सभी को पता होगा NH3, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये यौगिक है अमोनिया। ये जो प्लान है ग्रीन, ग्रीन यानी हरित, ठीक है, हरित जो है अमोनिया प्लांट लगाया जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे निर्माण किया जाएगा जिससे कार्बन बहुत कम मुक्त हो, ठीक है, कार्बन बहुत कम मुक्त हो और नवीनीकरण ऊर्जा से ये उत्पादित किया जा सके। ऐसा प्लांट ये बनाने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र सरकार और आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। चलिए, और ये पहला होगा, ठीक है, ये पहला होगा भारत का। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, पेंट्स कमिंस, जो रूट। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए इसका जो आंसर है पेंट कमेंट्स। क्या है, इनका नाम क्या है, पेंट कमेंट्स जो है 2023 के कौन से महीने की बात चल रही है, दिसंबर महीने की बात चल रही है 2023 के। आई
आईसीसी मैंने अभी आपको फिर फुल फॉर्म बताया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके द्वारा जो है वो जो भी पूरे साल में या फिर मंथ के एंड में जो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, एक महीने में अगर जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो जो दिसंबर महीने 2023 की जो दिसंबर महीना है उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? पैट कमिंस, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये पुरुष खिलाड़ी हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, ये नाम ऐसे ही होते हैं, पैट कमिंस। और जो महिला जो सर्वश्रेष्ठ दिसंबर 2023 में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वो हमारी भारत की हैं, उनका नाम क्या है? दीप्ति सिंह। क्या नाम है? दीप्ति सिंह। दीप्ति सिंह, एक मिनट रुकिए, दीप्ति सिंह नहीं, सॉरी, दीप्ति शर्मा, ठीक है, दीप्ति शर्मा। इनको ये अवार्ड मिला है महिलाओं में, और पुरुषों में मिला है ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी है पैट कमिंस, ठीक है, पैट कमिंस। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, मैंने आपको कल बता ही दिया कि आपको कल क्या पढ़ के आना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको पढ़ के आना है, IMF, फिर उसके बारे में कल बात करेंगे। चलिए, उसी के साथ मैं आपको विदाई लेती हूँ, राधे राधे।